नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। देश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग नई परख चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप इससे नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे नियमित रूप से सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। जी। अभय सर नमस्कार। आज भाजपा के जो 2 दिवसीय एक व्यापक कार्यकारिणी की जो बैठक थी जिसमें काफ़ी सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, वह समाप्त हुई और उसमें ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज है। 370 और 400 का जो उनका नारा है उस पर बार-बार जोर दिया गया। हुँ। आप भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति को किस रूप में देखते हैं? क्या वो चुनाव को एकतरफा करने में पूरी तरह से सफल हो गए हैं? देखिए, एक पहली बात तो हमें ये स्वीकार करनी होगी कि जितनी ज़बरदस्त, व्यापक और गहरी तैयारी और बाकायदा एक जिसे कहते हैं ना सिलसिलेवार योजना बनाकर तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उतना देश में और कोई भी पार्टी चुनाव की तैयारी नहीं कर रही है। और जितने बड़े पैमाने पे भाजपा की तैयारी है उतना भी किसी पार्टी की नहीं है। कांग्रेस की तो बिल्कुल नहीं है और मैं समझता हूँ कि दूसरी शक्तियाँ भी उनकी भी तैयारी करने के तरीके में कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बड़ी लंबी-चौड़ी कोई योजना बनाई जा रही हो। उम्मीदवारों के नाम तो सब पार्टियाँ अपने-अपने अंतिम रूप दे रही हैं क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। लेकिन वोटरों से संपर्क की क्या तैयारी की जा रही है, इसकी अगर कहीं से कोई रपट कहीं से मिलती है, तो वो रपट मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही मिलती है। भारतीय जनता पार्टी न केवल अपने अधिवेशन कर रही है, जैसा कि अभी इस अधिवेशन है इसका आपने ज़िक्र किया, जो कि प्रगति मैदान का जो भारत मंडपम है उसमें हो रहा था। कल भी हुआ था, आज अंतिम दिन था उसका। और न ही अ अ, छोटे स्तर पर या मझोले स्तर पर जो भाजपा तैयारियाँ कर रही है, उसकी कोई खबर मिलती है। अब भारतीय जनता पार्टी अ, ने जिन सीटों पे वो हारी थी, उन सीटों के हर हर निर्वाचन क्षेत्र में कुछ बहुत से बूथ निर्धारित किए हैं और उन बूथों पे कितने वोटर हैं, इन वोटरों को चिन्हित किया है। फिर उन वोटरों तक कैसे पार्टी की पहुँच हो, वो लगातार पिछले 2 साल से भाजपा मेरे ख्याल से इस विषय में काम कर रही है। ये नारा तो अभी दिया जा रहा है 400, 370 और 400 का। भाजपा पिछले 2 साल से इस विषय में काम कर रही है। इसके बाद पिछले 6 महीने से भाजपा छोटी-छोटी कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, छोटे-छोटे सम्मेलन कर रही है जिसमें छोटी जातियाँ जो हैं, मतलब संख्या बल में जो कमज़ोर जातियाँ हैं, उन जातियों तक भारतीय जनता पार्टी की पहुँच हो सके और उसमें मिलाया जा सके। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से जितने भी निराश और असंतुष्ट लोग हैं, नेता हैं, उन सबको अपने अंदर, अपने आगोश में समेट लेने के लिए योजना बनाई है। सबके ऊपर अलग-अलग काम किया जा रहा है और बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले एक स्थिति ऐसी बनी है जिसमें बहुतेरे कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में कुछ जा रहे हैं, कुछ जाने की तैयारी में हैं और कुछ अभी निकट भविष्य में फरवरी और मार्च के महीने में जा सकते हैं। तो तैयारी तो उनकी बहुत ही जोरदार है, इसमें कोई शक नहीं। अब दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि क्या वो अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे जो उन्होंने निर्धारित किया है, 370 सीटें और 400। तो मुझे क्या लगता है कि 370 भाजपा खुद जीतना चाहती है। यानी उसने बाकी एनडीए की जो पार्टियां हैं उसके लिए उसने केवल 300 सीटों का लक्ष्य रखा है। 300 प्लस 30 सीटों का लक्ष्य 30 रखा है। पर। हाँ, 30 या 30 से कुछ ज्यादा सीटों का लक्ष्य रखा है। तो ये इस बात का सबूत है कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी कोई कुछ है नहीं। जो कुछ है भारतीय जनता पार्टी ही है और भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें पिछली बार जीती थी। अब उससे वो 67 सीटें यानी 67 सीटें और जीतना चाहती है। ये 67 सीटें कहां से आएंगी? इन 67 सीटों में तो मैं मानता हूं कि कुछ सीटें कम से कम 10 से लेके 12 सीटें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। वहां पर जिस तरीके से विपक्ष का बिखराव हुआ है और केवल समाजवादी पार्टी ही भाजपा को मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी बची है, उस लिहाज से हो सकता है कि भाजपा वहां से 10 से लेके 12 सीटें जीत ले, यानी 75 सीटें तक वहां से जीत ले भाजपा। तो इन 67 में से 12 सीटें तो वहां से आएंगी, आ सकती हैं उत्तर प्रदेश से। अगर कमलनाथ चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो छिंदवाड़ा वाली सीट भी मध्य प्रदेश में भाजपा को मिल जाएगी। तो एक सीट आप ये मान लीजिए कि यहां से आएगी।
उसके बाद आप ये मान लीजिए कि और जो भाजपा का जो प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र में से भाजपा 4-5 सीटें और ज्यादा जीत सकती है अगर बाकी राजनीतिक शक्तियां उसका मुकाबला कर पाने में असमर्थ रही। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि 20 सीटें तो भाजपा इसमें से प्राप्त कर लेगी। अब वो इलाका आता है जिस इलाके में भाजपा की सीट पाने की कम, खोने के ज्यादा अंदेशे हैं। जैसे कि बंगाल में भाजपा ने पिछली बार 18 सीटें जीती थी, क्या इस बार फिर वो 18 सीटें जीतेगी? भाजपा इसको सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह जो नागरिकता कानून है, उस नागरिकता कानून को जो लागू करने के लिए अमित शाह ने वायदा किया है कि इसकी नियमावली बन चुकी है और चुनाव से पहले ही ये कानून लागू होगा, तो सीधा उसका निशाना मतुआ समुदाय के वोटों के ऊपर है। मतुआ शायद 2 करोड़ की संख्या में हैं पश्चिम बंगाल में, और उनकी बहुत दिनों से मांग है कि उन्हें नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए और इस नए कानून के तहत उन्हें नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो मतुआ समुदाय का अगर पूरी तरह भाजपा को समर्थन मिला तो एक बार फिर भाजपा उन 18 सीटों की या उसके बराबर सीटों की दावेदार पश्चिम बंगाल में बन जाएगी। लेकिन इसमें काफी अगर-मगर हैं अभी, कि मतुआ समुदाय भी देख चुका है कि पिछले 5 साल में भाजपा ने ये वायदा तो भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में किया था और 5 साल गुजर चुके हैं। 5 साल बाद अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम जरूर वो लागू करेंगे। तो बथुआ समुदाय में भी इस बात को लेकर चिंतन मनन हो रहा होगा कि ये किस तरह का वायदा था और ये क्या। अब उसी तरीके से आप देखिए तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी क्या पिछली बार की तरह 4 सीटें जीत पाएगी? क्या कर्नाटक में जितनी सीटें पिछली बार उसने जीती थी, सबका बड़ा साफ कर दिया था, क्या उस तरह से सीटें जीत पाएगी? इन तमाम सवालों के ऊपर सवालिया निशान है। क्या महाराष्ट्र में फिर से वो उतनी सीटें जीत पाएगी? क्या बिहार में फिर से उतनी सीटें जीत पाएगी? हैं? या बिहार में उसके जो सहयोगी दल हैं, वो क्या उसी वही बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? तो ये सब सवाल हैं जो ये बताते हैं कि भाजपा के लिए 370 जीतने का लक्ष्य प्राप्त करना काफी मुश्किल होगा। क्या ये संभावना भी बन सकती है कि जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं गई है, आज की परिस्थिति में वहां वो जा सकती है? मिसाल के तौर पर केरल में कुछ सीटें जीत जाए, मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में कुछ जीत जाए, ऐसा हो सकता है? इसकी संभावना मुझे नहीं लग रही, क्योंकि केरल में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आधार नहीं है और ये मेरा खुद का देखा हुआ है। वहां भारतीय जनता पार्टी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर एआईडीएमके के साथ उसका गठबंधन बना रहता तो हम शायद इस दिशा में कुछ सोच भी सकते थे। उसमें भी एआईडीएमके ही ज्यादा सीटें जीतती, वो नहीं जितनी जीतते, तो वहां भी कोई ज्यादा संभावना नहीं है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय संसद में बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक वहां से ऐसी कोई खबर नहीं है कि वहां पे भाजपा की कोई दावेदारी आंध्र प्रदेश में बनी है। भाजपा की दावेदारी अगर कुछ हो सकती है तो तेलंगाना में हो सकती है और कर्नाटक में हो सकती है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की कोई दावेदारी बन सकती थी अगर वो अकाली दल से समझौता कर लेती, लेकिन अकाली दल से समझौता वार्ता उसकी फेल हो गई। वो इसलिए भी फेल हो गई क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, इसलिए अकाली दल ने उचित नहीं समझा कि भाजपा से समझौता करे। अगर ये दोनों समझौता कर लेते तो अकाली दल भी उत्सुक होता भाजपा से समझौता करने में, तो वहां पर जो कोशिश थी वो भी नाकाम हो गई। मुझे ये लगता है और कई बार मैं इस सवाल के रूप में आपको रखूँगा कि क्या यह भी भाजपा की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जैसा प्रदर्शन उसने पिछली बार किया था, उत्तर भारत के राज्य में, उसको पूरी तरह से दोहरा पाएगी? क्या यहाँ भी भाजपा काफ़ी पतली रस्सी पर है, गिर भी सकती है, हार भी सकती है? देखिए, हमेशा ही 2019 के प्रदर्शन को वैसा का वैसा दोहरा देना बहुत मुश्किल बात है। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, भाजपा के मन में भी इसको लेके काफी अंदेशे हैं। लेकिन आप देखिए उस प्रदर्शन को पूरी तरह दोहराने और उससे कुछ थोड़ा बेहतर प्रदर्शन ही करने, यानी 1-1, 2-2 सीटें कहीं छूट गई थी, तो उनको भी जीत लेने के लिए वो बहुत योजनाबद्ध प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। और उनको उस कामयाबी से रोकने के लिए विपक्ष को जो प्रयास करना चाहिए, विपक्ष जो प्रयास करते हुए नहीं दिख रहा है। अगर इस देश में कहीं कोई नैरेटिव चला रहा है अपने पक्ष में, तो वो भाजपा ही चला रही है और तो कोई कोई नैरेटिव ही नहीं चला रहा है कुछ भी। तो ये अगर अगर कहीं कोई योजनाबद्ध प्रयास है, जीतने की इच्छा शक्ति है बहुत जबरदस्त, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही दिखती है, दूसरी किसी पार्टी के पास दिखती नहीं है। और अगर कोई है कहीं तो वो हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही है। जैसे यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा,
वहाँ पर अक्सर मैं देखता हूँ, शायद आप भी देखते हो कि भीड़ काफ़ी आती है। वो मुद्दे उठाते हैं, रोज़गार के मुद्दे उठाते हैं, जाति जनगणना के मुद्दे उठाते हैं और ऐसा लगता है कि भीड़ से उनका एक संवाद भी बन रहा है। तो क्या ये एक काउंटर नैरेटिव बनाने की छोटी या असफल सी कोशिश है या इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी पहली जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसको तो मैं सफल मानता हूँ। ये दूसरी भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें भीड़ तो आ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन क्या ये भीड़ कांग्रेस के लिए वोट भी लाएगी? क्या ये अपने साथ और दूसरे वोटरों को भी लाएँगे लोग? क्या कांग्रेस के पास इस प्रकार की सांगठनिक शक्ति है, जो कि इन वोटरों को इन लोगों को मतदाता केंद्र तक ले जा सके और अपने लिए वोट पड़वा सके, हाथ के ऊपर वोट पड़वा सके? ये सारी बातें सवालों के घेरे में हैं। क्योंकि अभी आप देखिए, जिन 3 राज्यों में पिछली बार भाजपा हार गई थी और इस बार भाजपा जीत गई है। पिछली बार हार जाने के बावजूद भाजपा ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। इस बार चुनाव जीतने के बाद उससे उम्मीद करना कोई पिछली बार से खराब प्रदर्शन करेगी, ये कोई तर्कसंगत बात नहीं है। एक बात ये भी कही जाती है, जो विपक्ष की राजनीति से हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, कि शायद चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद बहुत सारे दल जो थोड़े घबराए हुए हैं, सकुचाए हुए हैं, अलग-अलग दबाव के कारण, वो खुलकर एक गठबंधन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या ये बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीद है या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, जो बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले कोई गठजोड़ जो बनता है, यानी चुनाव की घोषणा हुई और आप फटाफट आपने गठजोड़ बना लिया, वो ज़्यादा कारगर नहीं होता है। अब यहाँ तक जैसे प्रशांत किशोर का मैं पढ़ रहा था, जो एक्सप्रेस अ, अड्डा में, तो उसमें प्रशांत किशोर ने पहली बात तो ये कही कि ये जो इंडिया गठबंधन बना था, 2 वर्ष पहले इंडिया गठबंधन बनाने से विपक्ष को किसने रोका था? जब हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव हुए थे और जब भारतीय जनता पार्टी उस झटके से उबरने की कोशिश कर रही थी, उस वक़्त क्यों नहीं बनाया गया ये गठबंधन? अच्छा, अब ये जो गठबंधन बनाया गया है, उसमें कुल मिला के 6 दिन वो उन्होंने बताया कि 6 वर्किंग डेज़ की ही काम हुआ है उसमें केवल, और कोई काम ही नहीं हुआ है उसके अंदर, और वो एक तरह से डिफंक्ट पड़ा हुआ है। व्यवहारिक स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन तो मौजूद ही नहीं है ज़मीन पे। जो कुछ है वो क्षेत्रीय स्तरों पर कुछ सीटों के तालमेल मौजूद हैं। गठजोड़ का मतलब तो होगा कि गठजोड़ का एक कोई घोषणा पत्र होता, गठजोड़ का कोई कार्यक्रम होता, उसके आधार पर उसको लेके सब लोग जाते जनता के बीच में, एक माहौल बनता और फिर मोदी के समांतर एक दूसरा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जाती। ये सब कहाँ हो रहा है? केवल स्थानीय स्तर पर कुछ पार्टियों के तालमेल से तो आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। भाई वोटर ऐसे किसी अ, स्थानीय स्तर के, जिसका कोई राष्ट्रीय चरित्र ना हो, ऐसे किसी गठजोड़ को क्यों पसंद करेगा भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले? देश में अब वोटर इतने बुद्धिमान तो हो ही गए हैं कि वो एक चाहते हैं कि देश में एक स्थिर सरकार बने। ये कोई नहीं चाहता कि देश में स्थिर सरकार, एक ऐसी सरकार बने जो कि 6 महीने बाद ही डगमगाने लगे और साल भर आते-आते और 1.5 साल आते-आते टूट जाए। सब लोग स्थिर सरकार बनाना चाहते हैं और वो स्थिर सरकार आज तक देश में 2 पार्टियों ने दे पाई है। एक तो कांग्रेस ने दे पाई है और एक भारतीय जनता पार्टी ने दे पाई है। कांग्रेस ये स्थिर सरकार दे पाने की स्थिति में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अगर उसे बहुमत मिला तो वो तो स्थिर सरकार देगी ही। आज के दिन में अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि इंडिया गठबंधन की जो ये स्थिति है या बुरी स्थिति है, उसके लिए आप किन कारणों को ज़िम्मेदार मानते हैं? एक तो कांग्रेस की भूमिका दिखती है, लेकिन क्या कुछ और कारक हैं? देखिए, मुख्य तौर पर कांग्रेस की भूमिका है इसके कारक तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उन कारकों का मुकाबला किया जा सकता था और उन कारकों को अपने पक्ष में बदला जा सकता था। कांग्रेस ने इस तरह का कोई प्रयास किया नहीं। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा करते थे तो वो हमेशा कहते थे कि वो विपक्ष की एकता करके अपोजिशन के साथ मिलकर भाजपा को हराएंगे। तो वो तो अपोजिशन के साथ मिलते हुए दिखाई नहीं देते। उनके पास तो वैसी कोई नीति ही नहीं है, वैसा कोई फोकस ही नहीं है उनके पास। अपोजिशन से मिलने की बजाय वो तो अपोजिशन से तरह-तरह की तकरार कर रहे हैं, तरह-तरह की हुज्जत कर रहे हैं। उन इलाकों में भी सीटों के लिए मारामारी कर रहे हैं, जिन इलाकों में उनका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लगता नहीं है कि वो अपने किए हुए वायदे पे कायम है।
क्या ये हम कह सकते हैं कि आगे कुछ सुधार की उम्मीद है या फिर और लगातार ये कमज़ोर होते जाएँगे विपक्ष के दल? सुधार का समय निकल गया है, सुधार हो सकता था, सुधार इनको कायदे से मेरा मानना ये था कि जनवरी के महीने तक कर लेना चाहिए था। जनवरी का महीना भी निकल गया, अब आधी फरवरी भी निकल गई। अब तो चुनाव की घोषणा होने में मुश्किल से बमुश्किल तमाम 20-22 दिन की देरी है बस केवल। आज कितनी तारीख है? आज है 18 तारीख, आज का दिन खत्म होने वाला है। तो 9, 2, 11 दिन इस महीने में बचे हैं और 7 दिन आप 7-8 दिन उसमें और जोड़ दीजिए। बस कुल मिला के 20 दिन है, 20 दिन में चुनाव घोषित हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर हम राज्य स्तरीय गठजोड़ ही देखने वाले हैं हाँ, विपक्ष की तरफ अब से। राज्यों के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलेगी जगह-जगह। भाजपा ने कुछ राज्यों में विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के साथ में एक एक दोस्ताना संबंध भी बना लिए हैं, जैसे कि बीबी जनता दल के साथ एक दोस्ताना संबंध भाजपा ने बना लिया है। उसने जगनमोहन रेड्डी के साथ भी बना लिया है दोस्ताना संबंध और उसने तेलुगु देशम के साथ भी बना लिया है। उसने तेलंगाना में चंद्रशेखर राव के साथ भी दोस्ताना संबंध बना लिया है। तो इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में कुछ शायद इस तरह की डील हुई होगी उन लोगों के बीच में कि लोकसभा में आप थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, विधानसभा में हमारे लिए गुंजाइश छोड़ दीजिए। तो अभी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अधिकाधिक प्रदर्शन करने के लिए किसी के साथ भी कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है। विधानसभा में उस समझौते को मानेगी कि नहीं मानेगी, ये सब भविष्य के गर्भ में है। तो अभी भाजपा उसका फायदा, उन समझौतों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। विधानसभा में क्या होगा, ये कौन जानता है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की जी, राजनीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय दुबे से बात करेंगे। जी। आज की बातचीत के लिए वैसे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।